हेलो दोस्तों, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में और आज हम देखेंगे विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे उसकी गणना करते हैं, तो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण, चूँकि लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि इसमें प्रकृति में परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत दो आवेश होते हैं, तो उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी कैसे गणना करेंगे, और जो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दो केसेस में हम निकाल सकते हैं, एक अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी में। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, इसके बाद निकालूंगा मैं निरक्षीय रेखा या विषुवत रेखा पर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं निरक्षीय रेखा पर। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, ये इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई द्विध्रुव है। हम जानते हैं द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, -q और +q। इन दोनों को दोस्तों मैं नाम दे देता हूँ A और B, A और ये B, और ये इनका मध्य बिंदु है O। और हम जानते हैं दोनों आवेशों के मध्य दूरी होती है 2a, यानी कि ये दूरी हो जाएगी a और ये दूरी हो जाएगी a। तो दोस्तों, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर दोस्तों मेरे को निकालना अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर। तो अक्ष क्या होगा, ये द्विध्रुव है तो इसके अलाइन जैसे कोई भी रेखा होगी तो इसका क्या हो जाएगा, अक्ष इसके समांतर। तो उस पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, मैं ले लेता हूँ इसके O बिंदु से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। इस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे कैसे होगा कि जो +q आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, B से P की ओर, यानी कि E2 हो जाए, E1 हो जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में, और Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि E2 मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम गणना करते हैं E1 E2 का मान, और फिर इनका सदिश योगफल करके अध्यारोपण के सिद्धांत से हम निकालेंगे द्विध्रुव के
जो P बिंदु है उस पर टोटल विद्युत क्षेत्र का मान। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर स्थित मैंने बिंदु लिया है P और उस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैं ले लेता हूं फर्स्ट इसमें प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि E प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4πε0 आवेश यानी कि प्लस Q और दूरी इसकी P बिंदु से प्लस Q आवेश की दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी। तो ये दूरी क्या होगी दोस्तों, ये है R और ये इतना है A, यानी R माइनस A, यानी कि ये दोस्तों हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। और दोस्तों इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी B से P की ओर, यानी कि BP दिशा में, BP दिशा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो जाएगी माइनस Q और 1/4πε0 आवेश का मान है माइनस Q। तो दोस्तों यहाँ जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल रहा हूँ मैं, उसका जैसे मोड लूँगा तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो ये माइनस Q चार्ज है ये क्या हो जाएगा, ये मोड के रूप में ले रहा हूँ इसको मैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और दूरी क्या है, प्लस Q आवेश की बिंदु P से, ये रहा, सॉरी माइनस Q आवेश की दूरी क्या है यहाँ से, तो दोस्तों ये है 2a और ये है a और ये है r, यानी कि r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो माइनस Q आवेश है बिंदु P के इस तरफ है, यानी कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, P से B की ओर, यानी कि P B दिशा में, यानी उसके विपरीत हो जाएगी। तो दोस्तों ये निकाला मैंने E प्लस Q आवेश के लिए, E माइनस Q आवेश के लिए। और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर, यानी कि ये दोनों हमारे सदिश हैं। तो निकालता हूं मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ये हो जाएगी इन दोनों के योग के बराबर, यानी E वेक्टर बराबर, मान लो मैं E प्लस Q वेक्टर प्लस E माइनस Q वेक्टर, यानी कि इन दोनों को मैं जोड़ के लिख दूँ, प्लस Q आवेश प्लस E माइनस Q आवेश का और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों एक आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ कि इन दोनों का मैं सदिश योगफल कर रहा हूँ,
ई प्लस क्यू आवेश का और ई माइनस क्यू आवेश का। तो किस वाले को मैं पहले लिखूंगा, किस वाले को मैं बाद लिखूंगा। तो दोस्तों जो यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि जो E1 सॉरी जो E प्लस क्यू एवं E माइनस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या है, विपरीत है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है, विपरीत है। अगर मैं इसका मोड भी ना लूँ तो ये जैसे क्या आएगा, ये वाला माइनस में आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, परस्पर विपरीत हैं। अब किस में से हम किसको घटाएंगे, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू करें या फिर ई माइनस क्यू प्लस ये करें। अगर मान लो ये वाला जैसे माइनस में आ रहा है और ये प्लस में है, तो इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे। तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू परस्पर विपरीत दिशा में है। इसका मतलब जो ई प्लस क्यू है और ई माइनस क्यू, इसमें से बड़ा कौन सा होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, यानी जिसकी दूरी अधिक होगी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो दूरी किसकी अधिक है, बिंदु पी से दूरी किसकी अधिक है, माइनस क्यू की, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जिसकी दूरी अधिक उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी, यानी ई माइनस क्यू वाले की कम होगी। यानी कि ई प्लस क्यू आवेश वाले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हम ये लिख सकते हैं कि ए पी इज ग्रेटर देन बी पी, ये दूरी अधिक है भाई। जिसकी दूरी अधिक भाई ई होता है के क्यू अपन में आर स्क्वायर के, तो आर का मान अधिक तो ई का मान कम। तो ए पी अधिक है, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यू को भी मैं माइनस ई माइनस क्यू को जोड़ना है, तो ये क्या है इसमें माइनस में, तो ये माइनस में आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों या तो ये तरीका है कि हम सीधा सा इसको जैसे कि इसका मोड डाल लें, ये माइनस में और ये जैसे ये वाला आ रहा था जो प्लस में है, फिर ये देख लें कि भाई ई प्लस क्यू ग्रेटर देन है या ई माइनस क्यू ग्रेटर देन है। तो उस हिसाब से भी ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस का क्यू। और अगर मोड लेते हैं तो ये जैसे प्लस होगा, फिर इसको माइनस में से इसमें करो तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कॉमन आ जाता है ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कॉमन आ जाता है 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा देखना दोस्तों, यहां से ये
Q अपॉन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेते इसका, ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं टू ए आर माइनस आर स्क्वायर प्लस जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये इसका प्रसार होता है। और ये माइनस से इनकी गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं आगे क्या कर सकता हूँ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ मेरे पास बच जाता है ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मेरे पास बच जाता है 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि इस पद को भी हम सोल्व कर लेते दोस्तों, जो आर दूरी होती है, हमने डायग्राम में देखा था कि जो ए बिंदु, ए दूरी क्या है कि इसके केंद्र से जो आवेश है वो दूरी है, तो ये दूरी बहुत छोटी होती है और आर बहुत बड़ी होती है। तो आर इज़ वेरी वेरी लेस देन, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए स्क्वायर को नगण्य लेने पर, दोस्तों ए स्क्वायर को नगण्य लेके हम इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar। दोस्तों इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि 4ar है। अब मैं यह चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास किसी तरीके से q है ऊपर और 4a है, तो q इंटू 2a को p लिख सकता हूँ, तो मैं उस फॉर्म में इसको चेंज कर लेता हूँ कि q को इधर ले लेता हूँ, q इंटू 2a और डॉट 2r, भाई 2a इंटू 2r बराबर 4ar, और ये हमारा q रहा, और अपॉन में आ गया मेरे आर स्क्वायर की 4। तो यहाँ से आ जाता है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2a को लिख सकता हूँ मैं P इंटू 2 अपॉन में R4 है और ये R है, एक R से एक R गया। तो दोस्तों ये आ जाता है E बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं K, तो K P अपॉन में R क्यूब। दोस्तों ये आ जाता है E बराबर KP अपॉन में R क्यूब, और चूंकि दोनों क्या है सदिश राशियाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव, तो इनको हम सदिश के रूप में लिख सकते हैं। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र वो किस दिशा में होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा BP की दिशा में, जैसे कि हमने डायग्राम में शो किया है कि P बिंदु इधर है और B बिंदु इधर है, तो इस साइड की दिशा में यानी कि BP दिशा में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है और द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। तो द्विध्रुव के जो अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव आघूर्ण है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है दूरी बढ़ने के साथ साथ, जो विद्युत क्षेत्र है दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं E बराबर, यहाँ से आ गया हमारे पास दो बातें इसमें हम लिख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र क्या है E वेक्टर बराबर KP अपॉन में
आर क्यूब, यानी कि जो एक तो जो कि द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र है वो किस पे निर्भर कर रहा है, पी पे और आर क्यूब पे, यानी कि जो आवेश क्यू पर ये विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं कर रहा है। और जो दूरी है आर, उसके बढ़ने के साथ साथ जो विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, घटता है। और कैसे घटता है, आर क्यूब की फॉर्म में। तो दोस्तों ये थे अक्ष के साथ द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अक्ष पे निकाला और निरक्ष पे कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अक्ष और निरक्ष पर अधिकांशतः क्वेश्चन आता ही रहता है कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या फिर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। चूँकि हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि अक्ष ये द्विध्रुव है और इस दिशा में क्या होता है, इसका अक्ष होता है, और इसका निरक्ष या विषुवत अक्षीय रेखा है, विषुवत रेखा क्या होती है इसकी, कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इससे लंबवत जो रेखा होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में, वो इसका निरक्ष होता है। तो दोस्तों वही कोई द्विध्रुव है और ये कोई द्विध्रुव है दोस्तों, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये इसका क्या है, सेंटर बिंदु है। तो दोस्तों इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, तो बिंदु P कहाँ है, इसके निरक्ष पर। तो उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्या चीज़ें हम जानते हैं कि देखो ये दूरी होती है हमारी A, ये A की ओवरऑल 2A होती है, तो ये इसका जो मूल बिंदु है A और ये A। ऐसे दोस्तों मैं इनको मिला सकता हूँ और इनको मिला सकता हूँ। तो दोस्तों जो इसको नाम ले लेता हूँ मैं A और इसको B, कि जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा मेरा इधर की तरफ E और जो बिंदु B है यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण मेरा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इस डायरेक्शन में। E B तो दोस्तों ये कोण जैसे थीटा, ये कोण भी थीटा, ये सेम एंगल पे है। एक दूरी मेरे को ये निकालनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि किसी आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिएगी और ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी, यानी कि AP और BP मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो निकालूंगा देखना भी, और कि जो निरक्ष बिंदु है इस पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक हो जाएंगे दोस्तों ये तो r दूरी है, ई ए
साइन थीटा और ई बी साइन थीटा वेक्टर वेक्टर। ठीक है, ये तो दोस्तों इसके अक्ष के लंबवत घटक हैं, और जो इसके अक्ष के समांतर घटक हैं वो होंगे इस दिशा में। इसको मैं आर बिंदु दे देता हूँ, यानी कि ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। कि दोस्तों ये तो हैं इसके ऊर्ध्वाधर घटक और ये इसके क्षैतिज घटक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ये वाली डिस्टेंस, कि ये दूरी, और यहाँ ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों, ये सेंटर बिंदु है और इससे बिंदु P को मिला रखा, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि AP बराबर होगा BP के। तो किसी भी एक त्रिभुज का यूज करके मैं इसको निकाल सकता हूँ। ये दूरी R है, ये A है, तो मैं कोई सा भी त्रिभुज ले लूँ एक, उससे मैं दूरी निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने त्रिभुज ले लिया है यहाँ, त्रिभुज AOP से, त्रिभुज AOP से मैंने ये डिस्टेंस निकाल दी है, कौन सी, कि ये आधार हो रही है कर्ण, सॉरी ये आधार हो रही है लंब, तो कर्ण क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा की पावर 1/2। अब मैं निकालता हूँ कि सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आवेश दे रखा है अपने को, E बराबर क्या होता है K के ओपन में R स्क्वायर, यानी कि आवेश चाहिए दे रखा है, दूरी चाहिए, दूरी हमने ये निकाल ली, ये दूरी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, EA, जो माइनस क्यू आवेश किस बिंदु पर है, A पर, तो EA ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या लिख लो इसको, के आवेश क्या है माइनस का Q, और दूरी क्या हो जाएगी ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर से किधर हो जाएगी दोस्तों, P से A की ओर, यानी PA की ओर। इसी तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वही प्लस क्यू आवेश है, उससे P बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो EB हो जाएगा K, और आवेश क्या है प्लस Q, और दूरी सेम ही है R स्क्वायर A स्क्वायर की पावर, सॉरी पावर लगाने की जरूरत नहीं है, क्या है BP का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिशा क्या हो जाएगी इसकी, दिशा हो जाएगी B से P की ओर, ये दिखा रखी है मैंने, यानी BP की ओर। दोस्तों ये मैंने निकाल लिया EA और EB का मान। अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो
इन दोनों के मध्य जो एंगल है थीटा वो क्या है, सेम है। सेम है तो जो कोण ये वाला और कोण ये वाला क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इससे हम ये मैं बोल सकता हूं कि ए इक्वल टू ए बी। चूंकि ये थीटा थीटा सेम है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कोण पी ए बी, कि कोण ये पी ए बी, तो दोस्तों ये बराबर हो जाएगा ए बी। कैसे कि ये जो कोण है कोण ए पी आर ये बराबर होगा कोण पी ए बी के। इस दोनों एंगल के ये समान होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कोण ए पी आर यानी कोण ए पी आर बराबर होगा कोण पी ए बी के इक्वल टू थीटा। यानी कि ये सेम है तो ये इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ए पी। अब जो दोस्तों दो घटक तो मेरे पास ये हैं ऊर्ध्वाधर घटक कि ये साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा व ई बी साइन थीटा। दोस्तों ये दोनों घटक हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक बराबर एवं विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, तो ये दोनों तो निरस्त हो जाएंगे। जबकि पी आर दिशा में, यानी कि पी आर दिशा में बोलो या फिर अक्ष के, ये इसका अक्ष है, इसके अनुदिश, अक्ष के अनुदिश यानी कि पी आर दिशा में घटक जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों पी आर दिशा में कौन कौन से घटक है, ई कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। अक्ष के अनुदिश दिशा में घटक जुड़ जाते हैं। यानी कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी ई वेक्टर बराबर ई कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। अब दोस्तों यहाँ ई कोस थीटा और ई बी कोस थीटा, चूंकि ई बराबर होता है ई बी के, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि किसी को भी मैं ई बराबर ई बी इसकी जगह ले सकता हूँ या फिर इसके जगह, तो कोई सा भी मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैं ई बी इक्वल टू लिख लेता हूँ ई ए, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 2 कोस थीटा। अब ई बराबर होगा 2 कोस थीटा। तो दोस्तों जो ई का मान हमारे पास है, ई निकाला मैंने, ई बी निकाला, तो उसका मान यहाँ से रख सकता हूँ। कोस थीटा का मान निकालना भी आसान है। कोस थीटा का मान मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये त्रिभुज है, इसमें कोस थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, कोस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन में कर्ण, यानी कि ये मेरा आधार है और ये मेरा कर्ण है, तो ओ ए अपॉन में ए पी, यानी कि ये आ जाएगा ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2। तो दोस्तों ये आ जाएगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2। तो दोस्तों इसका मान रख लेते हैं हम इस वाले समीकरण में। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 2
ई ए का मान क्या रख सकते हैं दोस्तों, ई ए का मान निकाला है मैंने कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू, क्योंकि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र ई ए है और ई बी है दोनों क्या एक दूसरे के सेम है। तो जो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 1/2, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी पी आर दिशा में। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ई बराबर, इसको मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, के को इधर ले लूँ 2 और क्यू को इधर ले लूँ q इंटू 2। इससे बेनिफिट क्या होगा कि q इंटू 2a को मैं लिख सकता हूँ द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर। अब ये आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर की घात है 1 और इसकी घात है 1/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात हो जाएगी 1 से ही 1/2 या फिर 3/2। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ चूँकि P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है Q इंटू 2a। तो इसको मैं कर लेता हूँ E बराबर के पी और ये मेरा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी मैं सोल्व कर लेता हूँ दोस्तों। जो कि आर क्या होता है, ये दूरी है और ये दूरी है, तो जाहिर सी बात है कि आर ही बड़ा होगा, यानी कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ क्या आता है मेरे पास आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ई बराबर आ जाता है मेरे पास के पी अपॉन में आर क्यूब। तो दोस्तों ये आ गया मेरे पास ई निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई अक्ष और ई निरक्ष में आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो ई निरक्ष था उसमें आया था मेरे पास ई बराबर 2kp अपॉन में आर क्यूब, और हाँ सॉरी इसमें आया है अपने पास, उसमें आया था kp अपॉन में आर क्यूब और इसमें 2kp अपॉन में आर क्यूब, यानी कि जो ई निरक्ष होता है वो ई अक्ष का कितना होता है, 2 गुना होता है, कि ई निरक्ष आया 2kp अपॉन में आर क्यूब, यानी कि ये मान था ई निरक्ष का। तो वो भी अपन एक संबंध यहां से बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैं लिख सकता हूं कि ई निरक्ष बराबर हो जाएगा भाई kp अपॉन आर क्यूब का मान क्या होता है, ई अक्ष के बराबर ही होता है, यानी कि 2 गुणा ई अक्ष। तो जनरली कई बार ये भी छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि ई निरक्ष बराबर होता है 2 गुणा ई अक्ष के, या फिर पूछ लिया जाए कि ई अक्ष और ई निरक्ष यानी केंद्र से समान दूरी के लिए दूरी दोनों में सेम ही हो, तो ई निरक्ष और ई अक्ष का अनुपात क्या होता है, 2 आता है उसका मान। तो इससे आप एक तो ये देख सकते हैं कि जो निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें भी आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है जी। इसके अलावा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर क्यूब का मान बढ़ने पर ई का मान घटता है, यानी कि आर स्क्वायर पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है। इसके अलावा जो अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो इसको मैं सदिश रूप में लिख सकता हूं ई वेक्टर इक्वल टू 2k p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। और दोस्तों जब इसको मैं सदिश रूप में लिखता हूं तो मैं यहाँ माइनस लगाता हूं। दोस्तों माइनस क्यों लगाता हूं,
कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है कैसे होती है, वो प्लस से माइनस की ओर। और जो द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस से प्लस की ओर। यानी कि विद्युत क्षेत्र E और द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। यानी कि E व P वेक्टर परस्पर क्या है, विपरीत दिशा में है। इसलिए मैंने ये माइनस का चिन्ह यूज किया, यानी कि E वेक्टर बराबर -2kp में r³। तो दोस्तों ऐसे हम द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की गणना कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पे हमने गणना की कि जो द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र में हो, तो फिर हम कैसे गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, तो दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है आपको पता है कि जैसे विद्युत बल रेखाओं में हमने देखा है कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी समान दूरी, जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये और इनकी मध्य दूरी समान है, तो ये किसको व्यक्त करेंगी, समान विद्युत क्षेत्र को। तो ये समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है जी। तो इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, तो दोस्तों द्विध्रुव मेरा मान लो अगर ऐसे द्विध्रुव रखा है, तो दोस्तों वो घूर्णन कैसे कैसे कर सकता है, ऐसे द्विध्रुव रखा है तो वो ऐसे घूर्णन करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोस्तों इसमें कोई मेरे पास द्विध्रुव है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई द्विध्रुव रखा है, उसमें बलाघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है और इसकी हम गणना कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है थीटा एंगल पर। तो दोस्तों मैं ये मान लेता हूं कि ये कोई द्विध्रुव रखा है थीटा एंगल पर। तो दोस्तों ये आवेश है -q आवेश और ये -q आवेश, कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, तो वो मैंने व्यक्त कर दिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B। और ये विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है, एंगल है थीटा। ये दूरी हम जानते हैं कि ये दूरी होती है 2a। ठीक है दोस्तों, कि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखा है। तो दोस्तों इस पे बल कैसे लगेगा, इस दिशा में बल जो लगेगा -q आवेश के कारण, किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल क्या होता है, F = QE। तो -q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, F वेक्टर = QE वेक्टर। ऐसे ही +q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, इस दिशा में F वेक्टर = +QE वेक्टर। ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो ये बल है मैं इसको F -q से व्यक्त कर दूँ क्या, ये -QE वेक्टर, यानी -q आवेश के कारण जो बल होता है F -QE वेक्टर। ऐसे ही जो +q आवेश के कारण होता है +QE वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों बल क्या है, परस्पर विपरीत है, यानी कि परिमाण में समान है लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मतलब जो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा, कि परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब परिणामी बल शून्य हो जाता है तो जो विद्युत द्विध्रुव है वो स्थानांतरण गति नहीं करेगा। यानी कि भाई अगर ये द्विध्रुव है और ये रखा है इसमें थीटा एंगल पे, अगर मैं इधर को इसको इधर से सेम बल से खींचूं, इसको इधर से सेम बल से खींचूं, तो ये आगे तो इधर की साइड भी नहीं जा सकता, इधर की साइड भी नहीं जा सकता। यानी कि ये घूम सकता है ऐसे, लेकिन ये स्थानांतरण गति नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है, घूर्णन गति कर सकता है ये। यानी कि ऐसे रखा है तो इसको इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, तो जैसे कि अगर ऐसे ये घूर्णन गति कर सकता है। तो यानी कि इधर से खींच रहे हैं और इधर से खींच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऐसे घूर्णन उत्पन्न होगा। तो ये घूर्णन गति कर सकता है। अब चूंकि जो दोनों बल हैं क्या हैं, संरेखीय तो नहीं है, दोनों बल एक रेखा में नहीं है, चूंकि दोनों बल संरेखीय नहीं है, अतः ये क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो ये बल युग्म क्या करेगा, इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। ये बल युग्म द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। अब ये घुमाने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा, यानी कि बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो वो बलाघूर्ण की गणना हम कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। कि दोस्तों जो बलाघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण होता है टो इक्वल टू बल गुणा बलों के बीच की दूरी। तो दो बल लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, Q। परिणामी बल तो हो रहा है 0, तो जैसे F का मान यहाँ से Q माइनस Q, यहाँ से प्लस Q, तो बल का मान तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास QE। ठीक है दोस्त, बलों के बीच लंबवत दूरी, यानी एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो लंबवत दूरी ये वाली, यानी कि इसको मैं नाम दे देता हूँ P, यानी कि BP अपने को ज्ञात करना है। तो ये BP निकाल लेते हैं दोस्तों, BP। तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ कि त्रिभुज ABP से। तो दोस्तों मेरे पास क्या क्या चीज़ ज्ञात है, ये थीटा पता है मेरे को और ये दूरी ये पता है। तो यहाँ से मैं निकाल लूँ कि ये जो आधार है ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण, ये आधार है और ये लंब है। तो मेरे पास लंब ज्ञात है और ये कर्ण ज्ञात है। तो यहाँ से थीटा, तो त्रिभुज APP से त्रिभुज ABP से कि यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब अपवन में कर्ण। यानी कि इस त्रिभुज को मैं ऐसे देखूँ तो ये मेरे पास लंब है, ये लंब है और ये कर्ण है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू BP अपॉन में
2a। तो BP बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो ये 2a साइन थीटा को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो टॉ बराबर आ जाता है मेरे पास QE गुणा 2a साइन थीटा। अब मैं दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टॉ बराबर Q इंटू 2a E साइन थीटा। ऐसे ही टॉ को Q इंटू 2a को क्या लिख सकता हूँ, चूँकि Q इंटू P बराबर Q इंटू 2a, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। अब दोस्तों इसका मैं सदिश रूप में लिखूं तो ये बलागुण सदिश राशि है, द्विध्रुवागुण सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और इन दोनों का क्या है, गुणनफल। अब गुणनफल कैसा आएगा, डॉट या क्रॉस। तो साइन थीटा के लिए आता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि P वेक्टर इंटू E वेक्टर। तो दोस्तों ये आ जाता है टो वेक्टर बराबर P क्रॉस E वेक्टर। अब दोस्तों इसकी दिशा क्या होगी कि जो बलागुण P और जो E है, बलागुण P और विद्युत क्षेत्र E दोनों क्या हैं, इसके तल के लंबवत है। यानी कि इधर तो है मेरा P और इधर है मेरा विद्युत क्षेत्र E। ऐसे मेरा विद्युत क्षेत्र E है और इधर P है द्विध्रुव। तो जो दक्षिणावर्ती पेज का नियम है उससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि जो बलागुण किस दिशा में होगा, इस दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्ती पेज के नियम का यूज करके मैं ये निकाल सकता हूँ। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि बलागुण तो हमने निकाल लिया। अब अगर द्विध्रुव ऐसे है, इसमें 3 एंगल बन सकते हैं मेरे पास, थीटा एक का मान 0 डिग्री हो, तो ये स्थायी साम्य अवस्था में होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो जो बलागुण है उसका मान मैक्सिमम प्राप्त होता है, और जब थीटा का मान 180 डिग्री हो तो ये मेरे पास स्थायी साम्य अवस्था प्राप्त होती है। तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास आ रहा है टो बराबर P साइन थीटा। तो केस ले लेता हूँ मैं फर्स्ट कि जब थीटा का मान हो 0 डिग्री, यानी कि द्विध्रुव ऐसे रखा हो, थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि साइन 0, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, टो मिनिमम आ जाएगा। और दोस्तों इसे बोलते हैं हम अस्थायी साम्य स्थायी साम्य अवस्था, यानी कि द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में होगा। यानी ऐसे रखा है तो बिल्कुल क्या है, स्थायी साम्य अवस्था। केस सेकंड ले सकता हूँ इसमें मैं कि जब थीटा का मान हो 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1, तो साइन 90 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1, तो टो बराबर हो जाएगा PE, और ये प्राप्त होता है मैक्सिमम मान बलागुण का। एक केस और ले सकते हैं दोस्तों कि जब थीटा का मान हो 180 डिग्री, यानी कि ये ऐसे राउंड करके ऐसे आ जाए, तो थीटा 180 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये भी 0 मान प्राप्त होगा, तो टो बराबर हो जाएगा 0। तो ये होती है अस्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था। तो दोस्तों हमने देखा बलागुण के बारे में कि जो कोई द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर बलागुण कैसे गणना कर सकते हैं,
तो दोस्तों इसको एक बार आप शॉर्टली देख सकते हैं कि कोई द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखा है, तो उस पर दो बल युग्म कार्य करते हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। तो ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इसको घुमाने का प्रयास करता है, जिसके कारण इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो हम बलाघूर्ण की गणना करते हैं। तो बलाघूर्ण क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या है? ये वाली होती है, ये बल इधर, ये बल इधर। तो हम निकाल लेते हैं F इंटू ये BP का मान। तो F हमारे पास QE होता है और BP का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों ये आ जाता है टो बराबर PE। और फिर इसको जब हम सदिश रूप में लिखते हैं तो टो वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर। और फिर ये हम 3 केस देख लेते हैं, द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।